गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संजना मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि आज हमें पढ़ना है प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन कल के टॉपिक में भी हमने देखा था कि प्रिजम्पशन क्या होता है और प्रिजम्पशन में कौन कौन सी उपधारणाएं होंगी। तो प्रिजम्पशन का मतलब होता है, एक बात ध्यान रख के चलिएगा कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो समझिएगा कि ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इसमें से क्वेश्चन हैं और इसमें से कम आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के क्वेश्चन बनते हैं। जहां पर अगर हम पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो प्रिजम्पशन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको मोस्टली इसको तैयार करके चलना है और साथ साथ इसको आप रिवाइज करके चलिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बनी रहे। तो कहने का मतलब है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसके बाद हम आगे जानना चाहेंगे और वीडियो में साथ साथ मेरे बने रहिए। अब हम जानना चाहेंगे प्रिजम्पशन क्या होता है। तो प्रिजम्पशन का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 लिखा हुआ है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिजम्पशन क्या होता है। कल के टॉपिक में भी हमने यही रिवाइज किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है कुछ सेकंड में हम ये जान लेंगे कि प्रिजम्पशन क्या है। तो प्रिजम्पशन का मतलब होता है मान के चलना। मान के चलना, मान के चलने का मतलब है कि जब कहीं किसी तथ्य की अवधारणा की जाए तो मान के चला जा सकता है। जैसे स्पेशल बिहार जुडिशरी का एग्जाम होने वाला था, एक डेट दी गई थी, ऑथेंटिक थी कि एक एग्जाम होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि कोई भी तथ्य, फैक्ट आप जान ही चुके हैं, इसका मतलब कोई भी तथ्य मान के चलना। तो मान के चलने का मतलब होता है संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उपधारणाएं की प्रतिपादनाएं, यानी कि उपधारणा क्या होती है, तो इसको कहा जाता है किसी भी तथ्य को मान के चलना। यही कोट करता है, मान के चलता है कि तथ्य की कैसे उपधारणा की जाए और कैसे इसको मान के चला जाए। तो अब बात आती है सेक्शन नंबर 4 में हमने देखा था कि उपधारणा होती है जिसको कहा जाता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव। तो आज हमें मुख्य टॉपिक पे जो बात करनी है वो केवल हमको कंक्लूसिव पे करनी है, लेकिन हम थोड़ा सा इशारा मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम पे भी कर देते हैं। तो सेक्शन नंबर 4 में आपने जो देखा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तो जहां कोई तथ्य साबित हो जाता है तो इसका मतलब कोर्ट आगे भी मान के चलेगा। लेकिन जहां पर अगर साबित नहीं हुआ, इसका मतलब कोर्ट क्या करेगा, एविडेंस की मांग करेगा। तो जब कोई तथ्य साबित हो गया है तो इसका मतलब कोर्ट क्या कहेगा कि अब इसको और भी आगे साबित मान लिया जाए। तो कहा जाता है कि ऐसी उपधारणा कोर्ट मान के चल रहा है कि अब इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वो तथ्य ना साबित हो जाता है तो क्या करेगा, कोर्ट उसको सबूत की मांग करेगा कि आप एविडेंस लेके आइए, चाहे ओरल लेके आइए, चाहे डॉक्यूमेंट्री लेके आइए। तो इसका मतलब इस अधिनियम के अनुसार, इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार जो भी प्रिजम्पशन होंगे, मान के चलना, उपधारणाएं मान के चलना, अगर कोई भी तथ्य साबित हो जाता है तो इसका मतलब कोर्ट क्या कहेगा कि अन्य तथ्यों के लिए एविडेंस की मांग नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ना साबित हो जाता है तो कोर्ट उसकी मांग करेगा। तो सिंपल सी भाषा में हम समझ लेंगे तो एक होती है रिविटेबल प्रिजम्पशन, एक होती है इरिविटेबल, यानी कि एक होती है खंडनीय उपधारणा, एक होती है अखंडनीय उपधारणा। तो तथ्य की उपधारणा जो होती है, समझ के चलिएगा, तथ्य की उपधारणा जो होती है वो हमेशा खंडन योग होती है, उसको रिवेट किया जा सकता है। ऐसी उपधारणाएं हमेशा ही खंडनीय होती हैं, जिसका खंडन किया जा सकता है, ये होती हैं तथ्य की उपधारणाएं, जिसे कहा जाता है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। अब बात आती है तथ्य की अखंडनीय उपधारणाएं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ऐसी अखंडनीय उपधारणाओं में सबसे बड़ा रूप ले लेता है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि निश्चायक सबूत, जो कि एक तरीके से माना जाता है कि इसके अलावा कोई एविडेंस लिया ही नहीं जाएगा। तो निश्चायक सबूत की आप डेफिनेशन देखेंगे बेयर एक्ट में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि निश्चायक प्रूफ ऐसा जहां की इस अधिनियम द्वारा, समझिएगा, जहां की इस अधिनियम द्वारा
कोई तथ्य निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। समझिएगा, जहां की इस अधिनियम द्वारा कोई भी तथ्य निश्चायक रूप से घोषित किया गया है, घोषित कर दिया है। अब कौन सा तथ्य होगा वो हम अभी खोल रहे हैं। यानी कि आप बेयरट को ओपन रखिए और देखिएगा निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत में सीधा सीधा लिखा है कि जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, न्यायालय उस तथ्य को साबित हो जाने पर और क्या करेगा, उस अन्य को साबित मानेगा और निश्चायक सबूत माना जाएगा जब तक कि वो ना साबित नहीं कर दिया जाता है। तो समझिएगा, फिर से देखिए, जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और जब तक कि वो ना साबित करने के प्रयोजन के लिए कोई साक्ष्य ना दे और उसकी अनुज्ञा ना दी जाएगी। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए कि जहां कोई तथ्य निश्चायक सबूत घोषित हो गया है और कोर्ट ने उसको प्रिज्यूम कर लिया है, साबित मान लिया है, तो कोर्ट अन्य किसी तथ्य को साबित करने के लिए आपको साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। तो हम पढ़ के आए थे प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। समझ के चलिए, प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। तो दो तरीके से हमने उपधारणाएं देखी, एक देखी तथ्य की उपधारणा, एक देखी विधि की उपधारणाएं। तो सबसे पहले हम तथ्य की उपधारणाएं थोड़ा सा जान लेंगे। तो तथ्य की उपधारणा क्या होती है, यानी कि इसमें मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम शामिल हो जाएगा। कोर्ट ये मान के चल भी सकता है और नहीं मान के चल सकता है जब तक कि उसके बारे में अन्य पर्सन कोई साबित करने के लिए एविडेंस ना दे दे। तो कोर्ट सबूत की मांग कर करेगा जब तक कि कोई तथ्य साबित ना हो जाए। यानी इस अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य कोर्ट साबित मान के चलता है जब तक कि उसे ना साबित करने वाला कोई एविडेंस ना आ जाए। ऐसी उपधारणाएं तथ्य की उपधारणाएं होती हैं जिसे कहा जाता है मिश्रित उपधारणाएं, यानी कि मिक्स्ड प्रिजम्पशन। जब कोई भी फैक्ट ऐसा सामने आता है जिसको साबित कर दिया जाए तो इसका मतलब कोर्ट अन्य तथ्यों को भी साबित मानेगा जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 द इंडियन एविडेंस एक्ट में साफ साफ लिखा है मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम। तो उपधारणाएं क्या होती हैं, एक होती है तथ्य की उपधारणाएं, एक होती हैं विधि की उपधारणाएं। तो तथ्य की उपधारणाएं हमेशा खंडनीय होती हैं, इसको रिवेट किया जा सकता है और इसका मतलब अखंडनीय उपधारणाएं जो होती हैं विधि की उपधारणाएं होती हैं जिसका खंडन योग्य नहीं है। अब बात आते हैं हम कि जहां कहीं न्यायालय को इस बात की राय बनानी हो, अब समझिएगा हम किस सेक्शन पे पहुंच रहे हैं। जहां कहीं न्यायालय को इस बात की राय बनानी हो कि कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और ऐसे सामाजिक क्षेत्र में माहिर है। समझिएगा, कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और जो भी मामले में वो किसी चीज का ज्ञान रखता है, तो इसका मतलब कोर्ट क्या मानेगा कि वो साबित है जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अटैक ना कर दे कि भाई ये विज्ञान नहीं जानता है, ये कला नहीं जानता है। इसका मतलब ये जाना जाएगा कि जब तक वो ना साबित ना कर दिया जाए कोर्ट इस बात को मान के चलेगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। तो तथ्य की उपधारणाएं एक तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती हैं, ये एक संपोषक साक्ष्य है। ये एक संपोषक साक्ष्य, इसको कोऑपरेट किया जा सकता है। तो साक्ष्य का दिया जाना, साक्ष्य का पेश किया जाना, कोर्ट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, कोर्ट चाहे तो उसको बाहर कर सकता है, ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पावर है। तो विवादक तथ्यों से सुसंगत तथ्यों तक ही एविडेंस सीमित होना चाहिए, लेकिन रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्टिन इशू होने के बाद भी एविडेंस सामने आता है तो कोर्ट देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है।
तो जहां पर अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो सेक्शन नंबर 4 आप बेरक में देखिए कि लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी कोई तथ्य इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय के सामने आया और न्यायालय ने उसको साबित माना है, इसका मतलब कोर्ट आगे भी उसको साबित मानेगा जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए। तो हम लोग पढ़ के आए थे जिसमें लिखा था कि सुसंगत और उसके बाद लिखा था यानी सुसंगतता की स्थिति के बाद विवादक तथ्य, तो राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, एक व्यक्ति उसका प्रख्यान करता है और दूसरा व्यक्ति उसको यानी स्वीकार करे और इनकार करे। तो जब जहां पर प्रख्यान और प्रत्याख्यान की बात आती है, एक्सेप्ट करना और डिनाइल करना, वहां माना जाता है कि जब तक कि वो तथ्य साबित ना हो जाए। अब बात आ जाइए सेक्शन नंबर 4 की डेफिनेशन में सीधा सीधा आया है कंक्लूसिव प्रूफ। अब हम इसको ओपन करने वाले हैं कि कंक्लूसिव क्या होता है। तो कंक्लूसिव का मतलब हो क्या, ऐसा ठोस कोई बात जिसको कोर्ट ने निश्चायक रूप से साबित मान ली है तो वो साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा। यानी कि कोर्ट इस बात को निश्चायक सबूत मान चुका है, कंक्लूसिव मान चुका है, ऐसे निर्णय को कोर्ट मान चुका है, इसका मतलब उसको आगे और साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे बात आती है कि कंक्लूसिव एविडेंस कौन से होंगे, तो हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 4 में पहले। तो सेक्शन नंबर 4 में आप देखिए 3rd पैरा में लिखा है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत ऐसे सबूत होते हैं कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा, समझिएगा, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जा चुका है, एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जा चुका है, तो और कोई साक्ष्य देने की कोर्ट अनुमति नहीं देगा, ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। देखिए बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा है। तो निश्चायक सबूत ऐसा सबूत होता है कि वो एक तरीके से बाय स्टॉपिल बंधनकारी हो जाता है, उसके अलावा कोई एविडेंस देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वही होता है निश्चायक। तो मिश्रित अवधारणाएं, एक होती हैं खंडनीय अवधारणाएं, दूसरी होती हैं अखंडनीय अवधारणाएं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कोर्ट से निर्णय लेना चाहता है, यानी सबूत का भार ऐसे ऐसे चलता रहता है, एक पलवा तराजू का इधर एक उधर। तो हमेशा देखिएगा आप, जो कानून की एक तरीके से मूर्ति लगी होती है, उसमें जो तराजू लगा होता है वो स्टैचू में एक पलवा ऊपर होता है, एक पलवा नीचे होता है। तो जिसका सबसे अच्छा एविडेंस आता है, इसका मतलब कोर्ट का निर्णय उसी तरफ जाता है। तो सेक्शन नंबर 101 में सीधा सीधा लिखा है कि जहां पर अगर किसी न्यायालय से किसी व्यक्ति को निर्णय लेना है तो इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कि निर्णय लेना चाहता है। अब उसको रिवेट भी कर सकता है, अगर दूसरी पार्टी चाहे तो उसको रिवेट भी कर सकती है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंक्लूसिव प्रूफ। आज हम यही पढ़ने वाले हैं और इसमें ये जान लीजिए कि आपका ये इंपॉर्टेंट इतना पार्ट है। तो ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करते हुए हम फिर से एक बात कहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे आने वाले वीडियो के, और इसके साथ जुड़े रहिए क्योंकि हर वीडियो में आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है। आज हम इसके साथ ऐसे सेक्शन खोलने वाले हैं जो कि आपको लगेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ नहीं रहे हैं, आप किसी के सामने इसको डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो पढ़ना एक अलग चीज है और पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन उस पढ़ने और पढ़ाने से आप किसी निर्णय पर पहुंच सकें, आप वहां तक जा सकें जहां आपके लिए एक इच्छा आपने अपने मन में आई है आपके लिए कि हमको उस निर्णय पर पहुंचकर एक सिलेक्शन लेना है, वहां तक जाना है। तो बने रहिए इस चैनल में हमारे साथ और आगे चलते हैं हम लोग। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है ये जान लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में निश्चायक सबूत की बहुत बड़ी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोर्ट को डिस्क्रेशन पावर नहीं है, कोर्ट को ये मान के चलना है क्योंकि ये बात घोषित हो चुकी है कि ये निश्चायक सबूत है और ये साबित कर दिया गया है। तो डिस्क्रेशन पावर का मतलब होता है साबित ना साबित, साबित नहीं हुआ। जब ना साबित नहीं हुआ होता है तो कोर्ट को डिस्क्रेशन पावर मिल जाती है कि वो मान के चल सकता है और नहीं भी मान के चल सकता
सकता है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा है कि यहाँ डिस्क्रेशन पावर की बात नहीं है, यहाँ कोर्ट को ऐसी शक्ति दे दी गई है, ऐसी पावर दे दी गई है जिससे उसे कंक्लूसिव घोषित कर दिया गया है। इसको काट के भी बाहर नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर लिखा है निश्चायक सबूत, इसका मतलब ऐसा ठोस सबूत है कि विधि ने अपनी पूरी प्रबलता दिखा दी, पूरा जोर लगा दिया, जिससे आपको कोई एविडेंस और हमको लेने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि ये निश्चायक रूप से घोषित हो चुका है। जैसे प्रोवेट विषयक, विवाह विषयक, दिवाला विषयक, यानी सेक्शन नंबर 41 में हम आ जाते हैं। अब आते हैं इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम आपको बताने वाले हैं, वो आपको अब मिलने वाले हैं। कहाँ कहाँ निश्चायक सबूत लिखा हुआ है, तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट ओपन करेंगे, सेक्शन नंबर 41 खोलेंगे, सेक्शन नंबर 112 खोलेंगे, सेक्शन नंबर 113 खोलेंगे, और सेक्शन नंबर आप जो खोलेंगे 115 खोलेंगे, 116 खोलेंगे, 117 खोलेंगे। लेकिन 3 सेक्शन हम आपको इतना इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि इस पेड ग्रुप में आप शामिल हो जाएं। तो हमारे यहाँ पेड ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं और आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, और जिससे आपको सारी चीज़ें, सारी बातें आपको मिलती रहें कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपको पढ़ना कैसा है। तो देखिए दोस्तों, बिना दक्षिणा दिए हुए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अगर अच्छा पढ़ना है, हमको अच्छी जानकारी लेना है और एक सिलेक्शन तक हमको पहुंचना है, तो हमको उस गुरु को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि चाहे वो प्रतिफल के रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छी पढ़ाई करना है तो फ्री चैनल में आपको सारी चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन अगर और अच्छी चीज़ें चाहिए तो गुरु को कुछ ना कुछ दें, खुश करें, तो आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, और आगे आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहेंगे, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगे और आप साथ साथ पढ़ाई करते रहेंगे। तो हम आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ पर। तो देखिएगा कितनी बड़ी इसकी अवधारणा है, यानी इसको कहा जाता है विधि की अखंडनीय अवधारणा। विधि की अखंडनीय अवधारणा है ऐसी विधि की अखंडनीय अवधारणा, समझ के चलिएगा, ऐसी विधि की अखंडनीय अवधारणा जो घोषित की जा चुकी है निश्चायक रूप से। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ऐसी विधि की अखंडनीय अवधारणा जो निश्चायक रूप से घोषित की जा चुकी है, उसके अलावा कोर्ट कोई साक्ष्य नहीं लेगा, क्योंकि कोर्ट मान चुका है कि ये अखंडनीय है, और अगर कोई एविडेंस लेकर आता भी है तो कहेगा जाइए, हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको खंडन नहीं किया जा सकता, इसको रिवेट ना किया जाए। एक आध अपवाद मिल सकता है, अभी हम बताएंगे आगे। तो अपवाद तो मिलेगा आपको, लेकिन इसको रिवेट करने की स्थिति में ना आइए, कोर्ट के सामने आइए, बताइए। लेकिन कोर्ट के मन में तो पहले ही से माइंड सेट है कि इसको वो सुनेगा ही नहीं, आपकी बात को ध्यान आप बताते रहिए कोर्ट के सामने, लेकिन वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सीधा बेयर एक्ट में तो पहले ही लिख दिया गया है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो ऐसे ही थोड़ी ना बनाया है, कुछ स्थितियों को देख के बनाया हुआ है। इसका पर्पस क्या है? इसका पब्लिक पॉलिसी पर्पस है। तो पर्पस क्या है? तो बात आती है कि अखंडनीय अवधारणाओं का पर्पस क्या है, ऐसी विधि की अवधारणाओं का पर्पस क्या है। तो पर्पस है ना, कोई उद्देश्य तो रहा होगा, तो सीधा सा आप बता सकते हैं पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जहां किसी तथ्य की अवधारणा हो गई हो और कोर्ट ने उसे साबित मान लिया हो, तो अन्य तथ्य का साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वो ना साबित ना कर दिया जाए। तो ये आप इसमें मान सकते हैं और इसमें मान सकते हैं, यानी मैं प्रिज्यूम में मान सकते हैं, शैल प्रिज्यूम में मान सकते हैं, लेकिन आप कंक्लूसिव में नहीं मान सकते, क्योंकि कंक्लूसिव का मतलब आप समझ लीजिए निश्चायक हो गया है, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब हम इसको मानेंगे नहीं,
पत्थर की लकीर हो गई है कि जहां पर अगर लिख दिया है पत्थर की लकीर है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अगर इस बात को कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये इसको आप रिवेट नहीं कर सकते क्योंकि निश्चय घोषित हो गया है। तो ऐसी कौन सी बातें होंगी? तो दो बातें होंगी, जजमेंट पर रैम और जजमेंट पर सोनम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है। जजमेंट पर रैम, जजमेंट पर सोनम, व्यक्तिबंदी निर्णय और सर्वबंदी निर्णय। तो जजमेंट पर रैम किसी भी व्यक्तियों के लिए हो सकता है, लेकिन जजमेंट पर सोनम सबके लिए। ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जहां पर अगर बात करते हैं हम कंक्लूसिव एविडेंस की, तो सेक्शन नंबर 41 पे आप आ जाइए, ओपन करिए बेयर एक्ट और देखिए उसमें लिखा है प्रोविड विषयक, विवाह विषयक, दिवाला विषयक। किसी कोर्ट का निर्णय, किसी कोर्ट का डिक्री आप उसको रिवेट नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 41 में आप देखिएगा, ऐसा प्रोवेट, ऐसा विवाह विषयक, दिवाला विषयक और जहां तक कि कोई निर्णय, कोई डिक्री, इसको आप रिवेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी चीजें एक निश्चायक सबूत है, कंक्लूसिव एविडेंस है, यानी ये माना जाएगा कि इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं लिया जा सकता है। जैसे अभी 3 तलाक के मुद्दे पे सीधा सीधी बात आई थी कि अब 3 तलाक के मुद्दे में पहले क्या होता था कि मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डाइवोर्स में खुला में कह दिया जाता था मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तो ये तलाक हो जाता था, मतलब बंधन से मुक्त कर दिया। तो जहां पर ऐसा बंधन से मुक्त करना था, तो देखिए कितना बढ़िया एक निर्णय आ गया कि अब आप नहीं कह सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने अपराध कर दिया है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है तो आप उसको रिवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्या हो गया, अब निश्चायक सबूत हो गया। अब आप कोर्ट के सामने जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं और मैंने उसको 3 बार कह दिया है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसका मतलब कि वह तलाक की श्रेणी में आ गया। कोर्ट कह रहा है नहीं, चले जाइए, अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया है कि अब वो 3 तलाक का मुद्दा ही जो है वो खत्म हो चुका है। अब बात आ चुकी है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को ऐसे तलाक नहीं दे सकता है जब तक कि उसके पास इस बात का ठोस सबूत ना हो कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहता है। तो जहां पर कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो रही हैं कि किसी भी माध्यम से कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता है, पत्नी को छोड़ देता है, तो ऐसे निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इतना एक सर्वविधि निर्णय दिया कि ऐसे निर्णय में माना जाएगा कि वो हर एक व्यक्ति पर नहीं, हर पूरे समाज पर, क्योंकि लॉ किसके लिए बना है, समाज के लिए बना है। समाज को नियम कानून सिखाने के लिए लॉ बनाया गया है कि आप ऐसे चलिए। तो पहले मुस्लिम विवाह के अनुसार कोई भी पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था और अब वो ऐसा नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास कोई ठोस आधार ना हो और ऐसी तलाक की डिक्री पास ना की गई हो। इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में आप देख लीजिए, वैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो विवाह एक संस्कार है, ऐसा बंधन तोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसा बंधन एक तरीके से जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये एक मांस से मांस और हड्डी से हड्डी का मिलन है। तो जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग विवाह को एक संस्कार मान लिया गया है और उसके अनुसार एक ऐसा निर्णय दिया जाता है कि ऐसा विवाह कुछ बातों के अलावा डाइवोर्स की कंडीशन में नहीं आ सकता है। तो सेक्शन नंबर 5 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिसमें लिखा है विवाह की शर्तें क्या क्या होती हैं। विवाह एक तरीके से संस्कार होता है और ऐसे 7 जन्मों का रिश्ता होता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। अब बात आती है निश्चायक सबूत में, तो ऐसा कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, ऐसी कोई डाइवोर्स के लिए डिक्री पास कर दी है,
ऐसा कोई प्रोवेट, अब हम प्रोवेट आगे खोलेंगे, ऐसा कोई प्रोवेट बना के कोई अधिनियम लागू कर दिया गया है। तो ये सब बातें, ऐसा कोई प्रोवेट का नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन दे दिया गया हो, वहाँ निश्चायक सबूत होंगे, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको रिवेट करने की किसी को पावर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उसको निश्चायक मान लिया है। अब बात आती है सेक्शन नंबर 112 की। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी है और लोक नीति का आधार कहता है कि किसी व्यक्ति का अहित ना कीजिए। जैसे कि वेंथ हमने कह दिया है कि कोर्ट के सामने आइए, क्लीन हैंड आइए, आप आइए एकदम स्वच्छ हाथों आइए। तो पब्लिक पॉलिसी कहती है आप अपने मन में गलत विचार ना लाइए, कोर्ट के सामने आइए, और आने का मतलब है कि आप क्लीन हैंड आइए, आप दुर्भावना लेकर नहीं आइए, क्योंकि ये न्याय का मंदिर है और न्याय हमें देना है और न्याय आपको पाना है। तो कहा जाता है कि न्याय, जस्टिस कृष्णा अय्यर कह गए हैं, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ न्याय हुआ है। तो कहा जाता है इस बात के लिए न्याय का दरवाजा खुला रहेगा सभी के लिए, न्याय का दरवाजा खुला रहेगा सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो न्यायिकता की श्रेणी देखते हुए ऐसे निर्णय कंक्लूसिव मान लिए जाते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ऐसे सरबंदी निर्णय होते हैं, ऐसे बंधनकारी होते हैं। तो स्टॉपिल के 3 सिद्धांत होते हैं इसमें, स्टॉपिल वाई डीड, स्टॉपिल वाई रिकॉर्ड और स्टॉपिल वाई कंडक्ट। तो स्टॉपिल वाई रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के कौन से निर्णय हैं? स्टॉपिल वाई रिकॉर्ड यानी कि ऐसे निर्णय हैं कि हर समय में एक माने जाएंगे कि ये निर्णय आए हैं और इसको रिवेट करने की पावर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये निश्चय घोषित हो चुके हैं। अब बात आती है सेक्शन नंबर 112 की। तो आप बेयर को ओपन करिए कि किसी महिला का विवाह किसी पुरुष के साथ हुआ है और ऐसे विवाह होने के बाद विवाहिक स्थिति के रहने के अनुसार और उसने 280 दिन के अंदर किसी बालक बालिका को जन्म दिया है। समझिएगा, ऐसी विवाहिक स्थिति के रहने के दौरान, पति पत्नी की बात कर रहे हैं क्योंकि पति पत्नी क्या है, एक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी विवाहिक स्थिति के दौरान विवाह संबंध रहते हुए उस महिला ने 280 दिन के अंदर उस बच्चे को जन्म दिया है और पत्नी पहले से ही किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी। अब समझिएगा पॉइंट की बात, पत्नी पहले से ही किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और ऐसी पत्नी किसी अन्य दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है और 280 दिन के बीच में जन्म देती है, तो ये माना जाएगा कि बच्चा उसका है जिसने उससे विवाह किया। देखिए आप लोग समझिएगा इस चीज को कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति के दौरान, विवाहित स्थिति के दौरान उस बच्चे का जन्म होता है, तो किसका बच्चा माना जाएगा? उस पति का बच्चा माना जाएगा जिससे उसका विवाह हुआ है, और ऐसा बच्चा का माना जाएगा कि वो उसका ऐसा धर्मस्थ पिता है। तो इसको कहा जाता है धर्मस्थ तत्व की उपधारणा। तो पूछा जाता है कि माता के प्रति है कि पिता के प्रति है? तो पिता के प्रति है, यानी कि ऐसी उपधारणा मानी जाएगी कि बच्चा उसका, जब तक कि अपवाद में आ जाइए, जब तक कि इस बात को ना साबित कर दिया जाए कि विवाहिक स्थिति के रहते हुए उस महिला का उस पुरुष से कोई संबंध नहीं था। तो कोई भी पति इस बात को साबित नहीं कर सकता है, तो ये अपवाद में चला जाएगा, ये माना जाएगा उसका बच्चा है। तो इसके लिए एक आप बहुत अच्छी एक मूवी है, देख लीजिएगा, तोहफा, जिसमें जितेंद्र और श्रीदेवी का बात कही गई है और उसमें वो दोनों के शादी से पहले अफेयर थे और दोनों का जो है उससे पत्नी नहीं कहेंगे, उसकी जो प्रेमिका श्रीदेवी थी जितेंद्र के साथ, उससे जो है वो गर्भवती थी, लेकिन उससे शक्ति कपूर से उसने शादी कर लिया और उसका बच्चा होता है। तो इसका मतलब किसका बालक माना जाएगा? जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। बहुत अच्छा, हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, एक आप मूवी डाउनलोड करके दीजिए, देखिएगा, तोहफा। तो उसमें दिया है कि किसका बालक बालिका माना जाए,
तो इसका मतलब वो किसका माना जाएगा, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। तो हमने दो सेक्शन देख लिए, सेक्शन नंबर 41 और सेक्शन नंबर 112। अब सेक्शन नंबर आता है 113, जिसमें बताया गया राज क्षेत्र की अवधारणाएं। तो राज क्षेत्र के अनुसार सरकार ने कोई गजट नोटिफिकेशन कर दिया है, कोई अधिसूचना जारी कर दी है, कोई ऐसी बात कोर्ट ने जो है सरकार ने लिख कर दे दी है जिसको माना जाएगा ये निश्चायक घोषित हो चुकी है और उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तो देखिएगा सेक्शन नंबर 112, सेक्शन नंबर 41 और सेक्शन नंबर 113। तो जहां कहीं भी समझिएगा सेक्शन नंबर 41 के अनुसार सर्वबंदी निर्णय और व्यक्तिबंदी निर्णय यानी कि प्रोवेट विषयक, विवाह विषयक, दिवाला विषयक, ये सब क्या होते हैं, इनके अनुसार अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो ये कंक्लूसिव माने जाएंगे और ये निश्चायक सबूत है, इसके अलावा कोई एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। विवाहित स्थिति के रहते हुए किसी पत्नी ने जो पहले से किसी से विवाहित स्थिति के पहले किसी अन्य से गर्भवती थी और उस विवाह के बाद दूसरे व्यक्ति से उसका जो विवाह होता है 280 दिन के बीच में जन्म दिया है किसी बालक बालिका को, तो माना जाएगा कि वो बच्चा उसी का है। इसको कहा जाता है धर्म तत्व की अवधारणा, यानी ये खंडनीय नहीं है, ये विधि की अवधारणा है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और सेक्शन नंबर 115, 16, 17 तो आप जान ही गए हैं कि 115, 16, 17 में सीधा सीधा कहा है चैप्टर नंबर 8 जिसको कहा जाता है विबंध। तो स्टॉपिल पिकॉर्ड वर्सेस सीयर्स के केस से आया था, यानी बांध देना, बंद कर देना, स्टॉप कर देना, अपनी बात से मुकरने की बात। ये नहीं कहा जाता है कि जहां पर फूल है वहां आपको कांटे भी चुनना पड़ेंगे। तो एक बार में एक बात पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विश्वसनीय बात से आप रहते हैं और उसके साथ आप बाद में कोई भी बात करते हैं जिसमें आपका उससे गलत भाव प्रकट हो, तो आप इस बात को नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट आपको रोक देगा। तो स्टॉपिल के सिद्धांत 3 तरीके से होते हैं, स्टॉपिल बाय डीड, स्टॉपिल बाय रिकॉर्ड, स्टॉपिल बाय कंडक्ट। तो सेक्शन नंबर 115 में स्टॉपिल बाय कंडक्ट की बात की गई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कहें तो ऐसे बंधनकारी निर्णय होते हैं जिसको कहा जाता है स्टॉपिल बाय रिकॉर्ड। तो इस वीडियो में आज हमने देखा अवधारणाएं क्या होती हैं, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ पेड ग्रुप ज्वाइन हो चुके हैं, आप लोग भी क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे, जिससे कि मैं मेन टॉपिक जो विबंध का सिद्धांत है कोई छोटा नहीं है, हम इसको पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं इस इंस्टीट्यूट में इस ऑनलाइन क्लास में आपको ही मिलने वाली हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आज हमने देखा प्रिजम्पशन क्या होते हैं। प्रिजम्पशन 2 टाइप में होते हैं, एक विधि की अवधारणा होती है, एक तथ्य की अवधारणा होती है। तो कुछ विधि की अवधारणाओं में जो निश्चायक सबूत होते हैं उनको आप रिवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेक्शन 4 में निश्चायक घोषित कर दिए गए हैं, क्योंकि एक तथ्य साबित हो चुका है तो अन्य को निश्चायक सबूत माना जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसमें ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए जिससे आपको और भी सारी सटीक जानकारी मिलती रहे और साथ साथ आप लोग आगे बढ़िए और पढ़िए। और हम आगे वाला टॉपिक खोलेंगे जिससे आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको और इसमें जो अच्छा टॉपिक है जिसको कहा जाता है स्टॉपिल का सिद्धांत, पिकॉर्ड वर्सेस सीयर्स, जो कि हम इसी में विधि की अवधारणा में ही पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको प्रिजम्पशन समझ में आ जाए। तो इसके साथ साथ आप चैनल के साथ साथ हमारे साथ संपर्क में बने रहिए। थैंक यू।